Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है ये है जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इनकी बायोग्राफी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सोशल प्रॉब्लम से ये डील करते हैं। जो इनके जो वर्क हैं उनकी जो थीम है वो समाज को लेकर होती है, समाज की समस्याओं को लेकर होती है। और इनकी जो आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों क्रिटिक्स की क्या ओपिनियन है गाल्सवर्दी के बारे में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जॉन गाल्सवर्दी का जो ये प्ले है द फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स, इसके बारे में इसको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उस तरह से करूँगा कि एग्ज़ाम के लिए कुछ ना छूटे। एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस इनके प्ले सिल्वर बॉक्स से पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से आपको सिल्वर बॉक्स को तैयार करना है, अच्छी तरह समझते हुए चलना है, कैरेक्टर्स को समझना है, कंटेंट को समझना है। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्ले है दोस्तों सिल्वर बॉक्स, ये 3 एक्ट्स में बटा हुआ है। कॉमिक टोन में लिखा गया है, कॉमेडी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सीरियस मैसेज ये समाज को दे जाता है। एक गंभीर जो संदेश है वो समाज को मिल जाता है, क्योंकि बात हम जहाँ करते हैं क्लास डिवीज़न की, पुअर क्लास की, रिच क्लास की, एंड द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच क्लास, और इसके साथ साथ द डिफरेंट फेजेस ऑफ जस्टिस इन द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल एंड इन द लाइफ ऑफ द रिच पीपल। तो दोनों के बीच में किस प्रकार से जो जजमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी देखी जाती है, तो वो चीज़ हमें द सिल्वर बॉक्स में दिखाई पड़ती है। फॉर एग्जांपल लास्ट में ही आप देखिए, सिल्वर बॉक्स का जब लास्ट होता है प्ले का, तो उसमें जो जॉन्स का कैरेक्टर है उसको, जिसको 1 महीने की सज़ा दी जाती है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि शराब तो जैक ने भी पी थी, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून केवल गरीबों के लिए बना हुआ है सज़ा देने के लिए, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे सज़ा मिली, लेकिन वो अमीर है तो वो बच गया। तो दोस्तों ये जो गंभीर लाइंस आती हैं, सीरियस लाइंस, ये कहीं ना कहीं एक सोच को रिप्रेजेंट करती हैं। जॉन गाल्सवर्दी के कहने को वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उनका जो अटैचमेंट था गरीब लोगों के साथ, पुअर क्लास के साथ, वो किस प्रकार का था, वो उनके जो प्लेज हैं वो रिवील करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करेंगे, जो क्रिटिकल कमेंट्स प्लस सिल्वर बॉक्स की स्टोरी। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा हमेशा एक पर्पज़ रहता है कि मैं आपको पीछे का थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर कराऊं, ताकि आपके दिमाग से कोई चीज़ गायब ना हो, रिमूव ना हो, और बल्कि क्रिस्टल क्लियर बनी रहे। तो दोस्तों शॉर्ट में मैं रिवाइज कराऊंगा। जॉन गाल्सवर्दी जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, अ नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट हैं। गाल्सवर्दी इनका सरनेम है, और इन्होंने अपने वर्क को एक सूडोनियम नेम दिया जिसका नाम था जॉन सिन जॉन, यानी कि जॉन सन ऑफ जॉन। तो इनके फादर का नाम भी क्या था? इनके फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था। तो दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी का बर्थ 14 अगस्त 1867 में हुआ था, और इसके लिए मैंने आपको तरीका भी बताया था कि 15 अगस्त जो है बहुत हमारे लिए एक हमारा नेशनल फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे है हमारा, तो उसको आप याद रख लेना, बस ईयर अलग है 1867। और उससे एक दिन पहले, 15 से एक दिन पहले 14 अगस्त को इनका बर्थ हुआ 1867 में, किंगस्टन अपॉन थेम्स, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी वो 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 65। दोस्तों इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1932 में। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका फोरसाइट सागा पूछा जाता है। फोरसाइट सागा किसका वर्क है? आपका आंसर होगा जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है फोरसाइट सागा, द फोरसाइट सागा, द स्टोरी ऑफ 4 जनरेशन। तो अपने वर्क के माध्यम से ये कहीं ना कहीं समाज को, समाज की समस्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे, लेकिन कहने का मतलब रिच क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। फादर सॉलिसिटर थे, बहुत अच्छा एक रेपुटेशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं
ये समाज के जो निचला वर्ग है उससे बहुत ज़्यादा अटैच थे। इन्होंने कभी भी वो डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, कभी भी इस तरह से नहीं दिखाया कि गरीब और अमीर के बीच में कोई अंतर है, लेकिन जब ये समाज में इस चीज़ को देखते थे तो दुखी होते थे। तो बहुत ज़्यादा इनको दुख लगता था। दोस्तों, जहाँ पर जिस स्थान पर इनका बर्थ हुआ था, जो कि किंगस्टन हिल था, आज उस स्थान पर जो कुछ फेमस स्कूल्स हैं, जिसमें से मैरीमाउंट इंटरनेशनल स्कूल आता है, रोक बाय प्रिपरेटरी स्कूल आता है और हॉली क्रॉस प्रिपरेटरी स्कूल आता है। आज उस स्थान पर हमें फेमस स्कूल्स देखने को मिलते हैं। इनकी जो स्टडी थी, अर्ली की बात करें, इन्होंने हैरो में स्टडी की, फिर इसके बाद न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने स्टडी की थी और लॉ में इन्होंने ग्रेजुएशन भी की थी। लेकिन इनके जो फादर थे वो इनको बैरिस्टर बनाना चाहते थे, बट इनका जो जज इसमें लॉ में इतना इंटरेस्ट नहीं था। अब ये नहीं कह सकते कि ये लॉ जानते नहीं थे या फिर उसके एक्ट नहीं पता थे, सब कुछ पता था, लेकिन मन ही नहीं था उस काम को करने का। इनकी जो लॉ की नॉलेज है वो आप इनके प्लेज में देख सकते हैं, क्योंकि किस तरह से प्लेज में ये लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज़ इनकी लॉ की नॉलेज को भी दिखाती है। और इसके साथ साथ इनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो थी वो इनकी कज़िन की वाइफ थी। जो इनके कज़िन थे मेजर आर्थर गाल्सवर्दी, उनकी वाइफ थी एडा नेमसिस पियर्सन। उनसे इन्हें प्यार हो गया था और फिर इन्होंने 23 सितंबर 1905 में इन्होंने शादी भी कर ली थी। इन दोनों की शादी हो गई थी। इनका दोस्तों, इनका जो फर्स्ट फेमस वर्क आता है शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन, 4 विंड्स के नाम से आता है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने अर्ली वर्क्स जो थे वो एक पेन नेम से लिखे, जो था जॉन सिन जॉन था। इसके बाद इनके जो फेमस वर्क है दोस्तों, द सिल्वर बॉक्स की बात करें, द स्किन गेम की बात करें, स्ट्राइव की बात करें, जस्टिस की बात करें, द फोरसाइट सागा की बात करें, ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ अच्छी तरह से। उनको आपको एक बार देखना है, मतलब प्ले नहीं समझाएं, बट उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क्स क्या क्या हैं और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी मैं आपको पूरी जो PDF है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ। उनको आपको एक बार देखना है, अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, जब पढ़ो ना तो दिल से पढ़ो। अगर जो सुन रहे हो तो ऐसे सुनो कि जैसे कि मानो आप कोई स्टोरी सुन रहे हो। ऐसे सुनो जैसे कि मानो आप जब कभी सॉन्ग सुनते हैं ना FM पे और खो जाते हैं, तो उस तरह से सुनने की कोशिश करो, क्योंकि मैं भी उसी प्लेजेंट मूड में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो और आप भी उसी प्लेजेंट मूड में पढ़िए। दोस्तों, थोड़ा सा पैटर्न, द वे ऑफ टीचिंग यहाँ पर चेंज है, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है। तो PDF के थ्रू मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर बेस्ड क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, मतलब और उसमें कंटेंट कम पढ़ाया जाता है। तो वो चीज़ है, यहाँ पर आपको लाइंस टू लाइंस सब कुछ क्लियर होता चलेगा, एग्ज़ाम पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, तो इसको आप जल्दी से जल्दी तैयार करते चलो। फिर 10 दिन बाद रिवीजन होगा, फिर हम पे जब समय बचेगा ना तो मैं आपके डीप लेक्चर्स भी लूँगा, उस चीज़ की टेंशन ना लें, और आपको पूरा का पूरा जो ये जो वर्क है, मतलब उसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको कराए देंगे। तो पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्रैश कोर्स में भी मैं 2 राइटर्स एक साथ लेकर चल रहा हूँ, जैसे कि आप जान रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्रिटिकल वर्क्स की बात करेंगे। तो इन क्रिटिकल वर्क्स में पहला आता है गाल्सवर्दी एज अ सोशल रिफॉर्मर। गाल्सवर्दी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शियली posing a problem, showing always both side of the question and leaving his audience to think out the answer। दोस्तों, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अब बात आती है कि तैयार कैसे करें, कैसे याद करें। जॉन गाल्सवर्दी जो हैं, इनको सोशल रिफॉर्मर के रूप में देखा जाता है। जो कि समस्याओं को दर्शाते हैं, दोनों तरफ की समस्याएं लेते हैं और दोनों तरफ के क्वेश्चंस लेते हैं, और ऑडियंस को जो है एक तरह से ऐसे क्वेश्चन पर छोड़ देते हैं कि अब उनको ही उस चीज़ का आंसर निकालना है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया सिल्वर बॉक्स में कि लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। जॉन जो है वो एक क्वेश्चन छोड़ देगा कि क्या जो कानून है वो केवल गरीबों के लिए, अमीरों के लिए है, गरीबों को सज़ा का प्रावधान है और अमीरों को छोड़ देने का प्रावधान है कानून में।
तो वही क्वेश्चन गरीब वर्ग और अमीर वर्ग को लेकर या फिर दो गुटों को लेकर वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो प्लॉट एंड कैरेक्टर्स की। तो कनलिफ क्या कहते हैं, कनलिफ ने क्या कहा है, हिज कैरेक्टर्स, जो मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों इसको मेन रूप से देखना है। हिज कैरेक्टर्स ऑफन फेल टू डेवलप विद इन द एक्शन ऑफ द प्ले, द वेस्ट मेजॉरिटी आर द सेम एट द एंड दे वर एट द बिगनिंग। इनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, विद इन द एक्शंस ऑफ द प्ले। यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है नेगेटिवली, द वेस्ट मेजॉरिटी आर द सेम एट द एंड एज दे वर एट द बिगनिंग। और जो मेजॉरिटी है वो बिल्कुल ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे कि स्टार्टिंग प्ले हुआ था, वही कैरेक्टर्स वही मेजॉरिटी हमें कहाँ दिखाई पड़ती है, वो लास्ट में दिखाई पड़ती है। द इम्प्रेशन कन्वेड इज दैट ऑफ अ ड्रामेटिक सिचुएशन। और जो इम्प्रेशन है वो इस प्रकार से आता है कि एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, नोट ऑफ द एवर मूविंग करंट लाइफ। इन द सेकेंड फेज गाल्सवर्दी इंक्लाइंड फॉर लैक ऑफ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लो। तो दोस्तों देखो दो फेज हैं यहाँ पर, टू नेगेटिव ट्रेड्स भी हम इनको कह सकते हैं। सबसे पहले तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो फेल हो जाते हैं एक्शंस को प्ले करने में, और जो वेस्ट मेजॉरिटी है कैरेक्टर्स की वो सेम प्रतीत होती है स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। और सेकंड प्लेस की बात करें तो गाल्सवर्दी का जो प्लॉट है वो हमें ऐसा लगता है कि उसमें कमी है कंस्ट्रक्शन की, प्लॉट कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं एक कमी सी हमें दिखाई पड़ती है। इसके बाद स्कैम्प क्या कहते हैं इनके प्लॉट कंस्ट्रक्शंस को लेकर। स्कैम्प का मानना देखिए, हिज मेथड इज टू रिवील मीनिंग इन एवरी मोमेंट रादर देन टू लीड अप टू अ फ्यू ग्रेट मोमेंट्स। ही कंबाइंस इंटेलेक्चुअल विद इमोशन अपील, not only making the spectator feel but also stimulating him to inquire the significance of the situation which moves him। दोस्तों इनका जो मेथड है वो मीनिंग को उजागर करने का, वो कुछ ग्रेट मोमेंट्स की तरफ लीड होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, इंटेलेक्चुअल को भी और इमोशंस को भी। तो इंटेलेक्चुअल्स विद इमोशनल अपील दोनों इनके वर्क में साथ साथ देखने को मिलती है। ये अपने स्पेक्टेटर को केवल इतना ही फील नहीं कराते, उसकी जड़ से मतलब उसकी रूह से नहीं जोड़ते हैं, बल्कि वो जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं उस पर भी विवश कर देते हैं सोचने के लिए कि ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, तो इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके बाद मैरियट का क्या कमेंट है जॉन गाल्सवर्दी को लेकर, ये क्या कहते हैं, हिज कैरेक्टर वॉज एज सिंपल, ये उनकी पर्सनैलिटी को लेकर रिमार्क किया गया है, हिज कैरेक्टर वॉज एज सिंपल एज इट वॉज एडमायरेबल। ही वॉज बॉर्न एरिस्टोक्रेट एंड लुक्ड इट, ही मेड अदर पीपल फील second 11 sort of fellows, but he was intensely human and sympathetic and gave himself no air of superiority। इनका जो कैरेक्टर था दोस्तों वो सिंपल था और एडमायरेबल था। ये एरिस्टोक्रेट के रूप में जो थे पैदा हुए थे, मतलब एक उच्च परिवार में पैदा हुए, और इन्होंने दूसरी चीज़ ये कि बट ही वॉज इंटेंसली ह्यूमन एंड सिंपैथेटिक, लेकिन ये कैसे थे, पूर्ण रूप से ह्यूमन नेचर, ह्यूमनली क्वालिटीज़ को लिए हुए थे, सिंपैथेटिक थे, और इसके अलावा इन्होंने अपने ऊपर नो एयर ऑफ सुपीरियरिटी को रिप्रेजेंट किया। कहने का मतलब स्नोबेरी को जो एक शो ऑफ की फीलिंग होती है उसको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। ये एक एरिस्टोक्रेट थे। ये क्वेश्चन आ जाता दोस्तों, किसने कहा ही वॉज एन एरिस्टोक्रेट विद ए कॉन्सेंस, एक एरिस्टोक्रेट थे कॉन्सेंस के साथ। कहने का मतलब एक मन से वैसे एरिस्टोक्रेट थे, बट इनकी जो सिंपैथी थी, इनकी जो फीलिंग्स थी वो किसके साथ जुड़ी हुई थी, वो जुड़ी हुई थी पुअर पीपल के साथ, गरीब लोगों के साथ इनकी फीलिंग जुड़ी हुई थी। अब कोट्स क्या कहते हैं गाल्सवर्दी के बारे में, इनकी सिंसियरिटी और ऑब्जेक्टिविटी को लेकर, ये सुनिए। द फर्स्ट थिंग वी नोटिस इन रीडिंग द प्लेस ऑफ गाल्सवर्दी इज द एविडेंट सिंसियरिटी ऑफ द राइटर, हिज डिज़ायर to maintain artistic integrity of the soul. He is resolved, like a good golfer, to keep his eye firmly fixed on the object that is before him। दोस्तों कितना अच्छा कमेंट यहाँ पर दिया गया है, और किसने दिया है ये जो कमेंट हमें दिया गया है ये कोट्स के द्वारा दिया गया है।
कोट्स ने कमेंट दिया है और कोट्स क्या कहते हैं, कोट ये कहते हैं, कोट्स ने ये कहा है कि गाल्सवर्दी के प्लेज में, जब हम गाल्सवर्दी के प्लेज रीड करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई पड़ती है, सिंसियरिटी ऑफ राइटर। इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो इच्छा है आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी को, ऑफ सोल को मेंटेन करने की, वो चीज़ दिखाई पड़ती है। और वो चीज़ों को इस तरह से चीज़ों को क्लियर कर देते हैं जैसे कि एक अच्छा गोल्फर होता है, और वो उसी तरह से अपनी जो आंखें हैं उसको फिक्स्ड करते हैं, किसके, फर्मली फिक्स्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट दैट इज़ बिफोर हिम। वो ये आई थिंक लास्ट टाइम मैं इसको गलती से फैमिली बोल गया था, तो ही कीप हिज आई फर्मली फिक्स्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज़ बिफोर हिम। उस ऑब्जेक्ट पर ये अपनी आंखें लगा कर देखते हैं जो इनके सामने हैं। तो दोस्तों इनको आपको तैयार करना है। मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊँगा कैसे आप इसको याद कर पाएंगे। इसके बाद इस पे आइए आप, हैरोल्ड विलियम्स क्या कहते हैं इनके एज ए रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट को लेकर, इनको गाल्सवर्दी को लेकर क्या कहते हैं। फॉर मिस्टर गाल्सवर्दी इन पर्सन नेचुरलिस्टिक एंड पोइटिक प्रोज ड्रामाज आर सिचुएटेड फार अपार्ट, ही इज नॉट ओनली इनकैपेबल ऑफ वेल्डिंग दैम, ही कैन राइट ओनली रियलिस्टिक ड्रामाज। दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है मिस्टर गाल्सवर्दी को लेकर कि इन पर्सनल नेचुरलिस्टिक एंड पोइटिक प्रोज ड्रामाज, जो ये इनके नेचुरलिस्टिक पोइटिक प्रोज ड्रामाज आर सिचुएटेड फार अपार्ट, ही इज़ नॉट ओनली इनकैपेबल ऑफ वेल्डिंग दैम, वो इनकैपेबल है इनको वेल्ड करने में, इनको एक तरह से इनको एक से मतलब अच्छी तरह से व्हाट वी कॉल मिसिंग द वर्ड, कि जिसको कहते हैं ना अटैच करना एक तरह से, तो इनको अटैच करने में आपस में वो बिल्कुल एक तरह से इनकैपेबल है। ही कैन राइट ओनली रियलिस्टिक ड्रामाज। और जो गाल्सवर्दी हैं वो केवल कैसे ड्रामाज लिख सकते हैं, केवल रियलिस्टिक ड्रामाज लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आता है जेम्स स्ट्रॉम जेमसन का ये कमेंट है। क्या कहते हैं ये, गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ yet he has interrupted today. He is not original, he is merely faithful to life, not inspired but thoughtful, not imaginative but truthful. वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट है दोस्तों, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। मिस स्ट्रॉम जेमसन ने कहा है, किसने कहा है, मिस स्ट्रॉम जेमसन ने कहा है। किसके बारे में कहा है, गाल्सवर्दी के बारे में कहा है। और क्या वो कहते हैं कि गाल्सवर्दी जो है डज नॉट क्रिएट लाइफ, गाल्सवर्दी लाइफ को क्रिएट नहीं करते, येट ही हैज़ इंटरप्टेड टुडे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको इंटरप्ट किया है। ही इज़ नॉट ओरिजिनल, वो ओरिजिनल नहीं है, ही इज़ मेयरली फेथफुल टू लाइफ। ऐसा लगता है कि केवल और केवल वो लाइफ को लेकर फेथफुल हैं। नॉट इंस्पायर्ड बट थॉटफुल, इंस्पायर्ड नहीं है बट थॉटफुल है। नॉट इमेजिनेटिव बट ट्रुथफुल, इमेजिनेटिव नहीं है लेकिन कैसे हैं, ट्रुथफुल हैं। तो दोस्तों कितना अच्छा यहाँ पर अपोजिट कंट्राडिक्शंस के साथ मिस स्ट्रॉम जेमसन ने गाल्सवर्दी को की लाइफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और फेथफुल इंटरप्रेटर ऑफ लाइफ के रूप में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, who has criticized John Galsworthy as the faithful interpreter of life? Your answer will be Miss Storm Jameson. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेंट आता है JL रॉय का। ये क्या कहते हैं, His place in British drama is well secured because he is one of the very few serious dramatists who enjoy a nationwide popularity. इतना ही ध्यान रख लेना, बस इतना तैयार कर लेना। इनका जो प्लेस है किसमें, ब्रिटिश ड्रामा में, ये वेल सिक्योर्ड है। क्यों सिक्योर्ड है, क्योंकि ये जो है ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू सीरियस ड्रामेटिस्ट, ये बहुत कम जो नाटककार होते हैं इतने सीरियस, उनमें से एक ये हैं। हु एन्जॉय अ नेशन वाइड पॉपुलैरिटी, जो कि नेशन वाइड पॉपुलैरिटी को एन्जॉय करते हैं। एज मिस्टर एंड्री Camerlian in his brilliant essay on John Galsworthy says, the serious drama is a comment on life, a universal struggle summed up in fight between two men. तो केवल इतना ही ध्यान रखना दोस्तों, ज़्यादा नहीं तैयार करना, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना आपको तैयार करना है। फ्रेड बी मिलेट क्या कहते हैं,
Technically, his plays show an advance in nationalism over those of Pinro and Jones. Now, his naturalism, as we should expect, is not of sordid and brutal variety, but naturalism is evident in plasticity of his dramatic form. दोस्तों, इनके बारे में क्या कहा गया है कि जो टेक्निकली उनके जो प्ले हैं वो एडवांस हैं किसमें? नेशनलिज्म में। किसमें एडवांस है? नेशनलिज्म में एडवांस है ओवर दोस ऑफ पिनरो एंड जॉन्स। किसके से ज़्यादा है? पिनरो एंड जॉन्स से। तो इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों, इतना आपको अच्छी तरह समझ में चलते हुए चलना है। तो ये इनके ऊपर क्रिटिकल कमेंट्स थे। अब याद कैसे कर सकते हैं? आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन आसानी से, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो आसानी से याद करने का आपका तरीका क्या होगा? जैसे इसमें दिया हुआ है कि हिज कैरेक्टर्स ऑफन फेल टू डेवलप विद इन द एक्शन ऑफ द प्ले। तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो फेल हो जाते हैं एक्शन में। तो कुल मिलाकर आप याद लिखना, कनलिफ के अनुसार गाल्सवर्दी के, ठीक है ना, कनलिफ के अनुसार गाल्सवर्दी के कैरेक्टर एक्शन में फेल हो जाते हैं। इतनी एक लाइन बना लेना, इसकी आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, ठीक है ना। कनलिफ के अनुसार गाल्सवर्दी के कैरेक्टर्स एक्शंस में फेल हो जाते हैं, ठीक है। ट्रिक की ट्रिक हो जाएगी और एक्चुअल का एक्चुअल रहेगा, कुछ भी आपको इधर उधर जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्या याद करेंगे? कनलिफ के अनुसार गाल्सवर्दी के कैरेक्टर्स एक्शन में फेल होते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये आपको पता चलेगा, इन हिज कैरेक्टर्स ऑफन फेल टू डेवलप विद इन द एक्शन ऑफ द प्ले। इसके बाद स्कैम्प ने क्या कहा है? स्कैम्प ये कहते हैं, हिज मेथड इज टू रिवील मीनिंग इन एवरी मोमेंट रादर देन टू लीड अप अ फ्यू ग्रेट मोमेंट। तो ही combines intellectual with emotional appeal, not only making the spectator feel but also stimulating him to inquire the significance of the situation which moves him। तो इसको तैयार कैसे करें? प्लॉट कंस्ट्रक्शंस को लेकर स्कैम्प ने कहा है, क्या कहा है कि स्कैम्प ये कहते हैं कि गाल्सवर्दी जो हैं ग्रेट मोमेंट्स को अच्छे मीनिंग में रिवील करते हैं। इस तरह से याद कर लेना, एक लाइन बना लेना। क्या बना लेना कि स्कैम्प कहते हैं गाल्सवर्दी ग्रेट मोमेंट्स को, ठीक है ना, अच्छे अर्थ के साथ रिवील मतलब उजागर करना, मीनिंग के साथ रिवील करते हैं या फिर अच्छे अर्थ के साथ उजागर करते हैं। इस तरह से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। इसके बाद आता है मैरियट क्या कहते हैं? हिज कैरेक्टर वॉज एज सिंपल एज इट वॉज एडमायरेबल, ही वॉज बॉर्न एरिस्टोक्रेट। केवल याद रख लेना, मैरियट ने कहा है कि गाल्सवर्दी सिंपल एडमायरेबल एरिस्टोक्रेट थे। सिंपल एडमायरेबल एरिस्टोक्रेट। मैरियट के अनुसार गाल्सवर्दी सिंपल एडमायरेबल एरिस्टोक्रेट थे। दोस्तों, इनको नोट कर लेना। मैं कहता हूँ हिंदी में भी एक लाइन ऐसे ही बना लेना आसान सी, और शब्दों को मैच कर जाएगी तो उसी से आपका तैयार हो जाएगा। तो पूरा का पूरा याद ना कर पाए, क्योंकि आपको क्रिटिकल कमेंट्स काफ़ी याद करने हैं, अलग अलग राइटर्स के याद करने हैं। तो याद करने का तरीका देखो, शेक्सपियर का मैंने आपको कितना ईजी कर दिया था। क्रिटिकल कमेंट की अगर जो आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता चल गया होगा, ना देखी हो तो दोस्तों उस क्रिटिकल कमेंट की वीडियो को भी जरूर देख लेना, ताकि आपके जो क्रिटिक्स की राय है शेक्सपियर को लेकर वो भी आपको अच्छी तरह से पता चल जाए और आसानी से तैयार हो जाए, बिल्कुल आसान शब्दों में तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आपको इसको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको आपको तैयार करना है। मैरियट क्या कहते हैं? मैरियट के अकॉर्डिंग जो गाल्सवर्दी थे वो सिंपल एडमायरेबल एरिस्टोक्रेट थे। फिर इसके बाद आता है FB मिलेट का, नहीं पहले तो कोट्स का आता है। कोट्स क्या कहते हैं? द फर्स्ट थिंग वी नोटिस इन रीडिंग द प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी इज द एविडेंट सिंसियरिटी ऑफ द राइटर, हिज डिजायर टू मेंटेन आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी ऑफ द सोल, ही इज रिजॉल्व लाइक ए गुड गोल्फर टू कीप हिज आई फर्मली फिक्स्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज बिफोर हिम। दोस्तों, ये स्टेटमेंट यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, ही इज रिजॉल्व लाइक ए गुड गोल्फर से लेके बिफोर हिम तक, ये यहाँ तक भी आ जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और कैसे याद करेंगे? कोट्स गाल्सवर्दी को एक आर्टिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इतना याद रख लेना कि कोट्स ने गाल्सवर्दी को एक आर्टिस्ट और गुड गोल्फर के रूप में, एक अच्छे गोल्फर के रूप में प्रेजेंट किया है।
याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। देखो दोस्तों, तरीका उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन यही तरीका अगर जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर दे तो कितना अच्छा है और कितनी अच्छी बात है। तो इसी तरह से क्रिटिकल कमेंट्स को मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, वोकैब हो या क्रिटिकल कमेंट्स हो, इनको हमेशा ट्रिक से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आप ट्रिक से याद करेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं। अब आपको याद हो गया कोट्स ने क्या कहा। कोट्स के अकॉर्डिंग जो गाल्सवर्दी हैं वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और एक अच्छे गोल्फर हैं। रादर ये मीनिंग नहीं है इन लाइंस का, ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट याद करने के लिए ट्रिक के लिए क्या बुरा है। तो ट्रिक के लिए आप लिख दें कोट्स के अकॉर्डिंग गाल्सवर्दी एक अच्छे कलाकार, ठीक है, और एक अच्छे गोल्फर है। इसके बाद दोस्तों ये आता है हैरोल्ड विलियम्स का। हैरोल्ड विलियम्स क्या कहते हैं, फॉर मिस्टर गाल्सवर्दी इन पर्सनल, नेचुरलिस्टिक एंड पोइटिक प्रोज ड्रामाज आर सिचुएटेड फार अपार्ट, ही इज़ नॉट ओनली इनकैपेबल ऑफ वेल्डिंग दैम। तो कुल मिलाकर ये याद रख लेना, हैरोल्ड विलियम के अनुसार गाल्सवर्दी को वेल्डिंग करना नहीं आता। क्या करना नहीं आता? वेल्डिंग करना नहीं आता। हैरोल्ड विलियम्स के अनुसार गाल्सवर्दी को वेल्डिंग करना नहीं आता। ऐसे याद रखने का तरीका है, इस तरह से दिमाग में बिठाना है। क्या याद रखना है? हैरोल्ड विलियम के अनुसार गाल्सवर्दी को वेल्डिंग करना नहीं आता है। इसके बाद में दोस्तों मिस स्ट्रॉम जेमसन की हम बात करते हैं। गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ yet he has interrupted today. He is not original. He is merely faithful to life. इतना याद रखना है। मिस स्ट्रॉम कहती हैं कि गाल्सवर्दी ओरिजिनल नहीं है, बस जिंदगी के प्रति फेथफुल है। इतना याद रख लेना कि गाल्सवर्दी ओरिजिनल नहीं है, किसने कहा, या फिर मिस स्ट्रॉम को गाल्सवर्दी ओरिजिनल नहीं लगते थे। ऐसे याद कर लेना, मिस स्ट्रॉम को गाल्सवर्दी ओरिजिनल नहीं लगते थे। इस तरह से आप इसे दिमाग में बिठा सकते हैं। दोस्तों चीज़ों को बस दिमाग में बिठाना है, अच्छी तरह समझना है, और इसी तरह से आपका वर्क हो जाएगा, आप इजीली इसको तैयार कर लेंगे। J.L. रॉय क्या कहते हैं, हिज प्लेस इन ब्रिटिश ड्रामा इज़ वेल सिक्योर्ड बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू सीरियस ड्रामेटिस्ट हु एंजॉयबल नेशन वाइड पॉपुलैरिटी। तो ये J.L. रॉय गाल्सवर्दी के बारे में क्या कहते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी जो हैं वो एक सीरियस ड्रामेटिस्ट है। बस इतना याद रख लेना, जॉन गाल्सवर्दी कैसे ड्रामेटिस्ट हैं, सीरियस ड्रामेटिस्ट हैं। किसने कहा? J.L. रॉय ने कहा। J.L. रॉय के अनुसार जॉन गाल्सवर्दी सीरियस ड्रामेटिस्ट हैं। इतनी सारी लाइंस को ना याद करके दोस्तों, जो स्पेसिफिक लाइन है उसको आपको एक लाइन को तोड़ देना है और उसको ही तैयार करना है। फिर जे रेसली क्या कहते हैं, गाल्सवर्दी वॉज एन ऑनेस्ट मैन, अ केयरफुल वर्कमैन एंड सिंसियर ह्यूमैनिटेरियन whose admirer believe that his novels and plays are important social documents to which a later generation will turn out a picture of post-war England। कितना अच्छा कमेंट यहाँ पर दिया है। तो जे रेसली के अनुसार गाल्सवर्दी एक ऑनेस्ट और केयरफुल वर्कमैन है। इतना याद रखना, गाल्सवर्दी एक ऑनेस्ट और केयरफुल वर्कमैन है। इसके बाद एडवर्ड गार्नेट ने क्या कहा है, हिज लोअर क्लास पीपल आर शोन टू अस through the class conscious eye of the gentleman who strive as he might could never forget the double wall of class difference। तो इसको आप कैसे दिमाग में बिठाएंगे दोस्तों? इसको आप बिठाएंगे कि एडवर्ड गार्नेट जो हैं वो गाल्सवर्दी के डबल क्लास डिफरेंस की बात करते हैं। याद हो गया? क्या बात करते हैं एडवर्ड? डबल क्लास डिफरेंस की बात करते हैं गाल्सवर्दी के। फ्रेड बी मिलेट और गाल्सवर्दी नेचुरलिज्म के ऊपर फ्रेड बी मिलेट क्या कहते हैं कि टेक्निकली जो इनके प्लेज हैं वो एडवांसमेंट है किसमें? नेशनलिज्म में। और इनकी जो नेचुरलिज्म है वो भी ब्रूटल नहीं है, इतना याद रख लेना। तो दोस्तों ये थे क्रिटिकल कमेंट्स जो कि बहुत आसानी से ट्रिकी मेथड में मैंने आपको बताए कि दिमाग में कैसे बिठाने हैं, कैसे याद रखने हैं, किस तरह से आप इनको आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
इनका प्ले द सिल्वर बॉक्स। अब सिल्वर बॉक्स के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज ए सिल्वर बॉक्स, कि सिल्वर बॉक्स कैसा प्ले है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा सिल्वर बॉक्स एक 3 एक्ट कॉमेडी है, लेकिन उसके बावजूद भी सिल्वर बॉक्स एक कहीं ना कहीं एक सीरियस मैसेज जो है वो समाज को छोड़ता हुआ प्रतीत होता है। सिल्वर बॉक्स में हमें वो एक सीरियस मैसेज दिखाई पड़ता है जो सिल्वर बॉक्स है। तो सिल्वर बॉक्स किसका प्ले है? सिल्वर बॉक्स है गाल्सवर्दी का प्ले, और ये इनकी एक कॉमेडी है जो कि 3 एक्ट में है, और इसको लंदन में 1906 में इसको प्रोड्यूस किया गया था। और ये जो सबसे पहले हमें देखने को मिला वो 1907 में मिला। कब मिला? 1907 में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिल्वर बॉक्स जो था वो प्रोड्यूस कब हुआ? 1906 में प्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, और द रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन में हुआ। और इसके बाद में दोस्तों जो प्ले था ये बाद में 1907 में, ठीक है ना, 1907 में इसको एम्पायर थिएटर में भी इसको रिप्रेजेंट किया गया था। अब ये जो प्ले है किस बारे में है, किस चीज़ को लेकर ये प्ले है? ये प्ले वही है, एक क्लास डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, कॉमिक सिचुएशंस को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, और कुछ कंडीशंस जो है समाज की उसको इसमें दर्शाया गया है, और इन अ वेरी ह्यूमरस वे उसको प्रेजेंट किया गया है। अब प्ले को समझने से पहले दोस्तों सबसे पहले कैरेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से आते हैं। उन कैरेक्टर्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो वी विल स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे इनकी कैरेक्टर्स के साथ। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें आते हैं उनको आप समझिए। सबसे पहले जॉन बार्थविक का कैरेक्टर आता है। किसका कैरेक्टर आता है? जॉन बार्थविक का कैरेक्टर आता है। जॉन बार्थविक कौन है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अ वेल्दी लिबरल है। कौन है ये? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जॉन बार्थविक जो हैं, और एक लिबरल के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद दोस्तों मिसेस बार्थविक का कैरेक्टर आता है जो कि इनकी वाइफ है। अब ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स की बात करें तो ये हमें उस समाज को का आईना दिखाते हैं, उस समाज का एक दृश्य दिखाते हैं जिस समाज में एक रेपुटेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। रेपुटेशन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और रेपुटेशन के लिए ऐसे लोग जो मेनली हैं वो क्या करते हैं? पैसों से खेल खेलते हैं, पैसों का दिखावा करते हैं, और समाज में अपनी एक रेपुटेशन को बनाने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पैसों से उनका खेल चलता है। तो जॉन बार्थविक जो है वो हमें इसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा मिसेस बार्थविक का कैरेक्टर है वो भी हमें ऐसे ही दिखाई पड़ता है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझते हुए चल रहे होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जॉन बार्थविक और मिसेस बार्थविक जो हैं, जॉन बार्थविक और मिसेस बार्थविक ये हस्बैंड और वाइफ हैं। फिर इनके बाद दोस्तों जो मेन यहाँ पर कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है जैक बार्थविक का। किसका मिलता है? जैक बार्थविक का कैरेक्टर, जो कि इनके बेटे के रूप में है। कौन? जैक बार्थविक। जैक बार्थविक इनका बेटा है। इसके बाद दोस्तों रोपर कौन है? एक इनके सॉलिसिटर हैं रोपर जो हैं। फिर इसके बाद कैरेक्टर आता है मिसेस जॉन्स का। मिसेस जॉन जो कि एक 4 वुमेन है, और ये जॉन बार्थविक और मिसेस बार्थविक के घर पे ही काम करने वाली हैं मिसेस जॉन्स। इसके अलावा मार्लो मैन सर्वेंट है, व्हीलर मेड सर्वेंट है। याद रख लेना, मिसेस जॉन 4 वुमेन है जो कि इनके घर पर काम करती हैं, एक है हेल्पिंग हैंड हम इसको कह सकते हैं। मार्लो एक मैन सर्वेंट है, व्हीलर जो है मेड सर्वेंट है, और जॉन्स कौन है? द स्ट्रेंजर विद इन देयर गेट्स। जॉन्स जो है वो स्ट्रेंजर है, ठीक है, विद इन देयर गेट्स। और इसके अलावा मिसेस सैडन एक लैंड लेडी हैं। स्नो, रॉबर्ट स्नो की हम बात कर रहे हैं, ये एक डिटेक्टिव हैं, एक जासूस हैं।
इसके अलावा अ पुलिस मजिस्ट्रेट, एन अननोन लेडी फ्रॉम बियॉन्ड, टू लिटिल गर्ल्स, लिविंस देयर फादर, रिवलिंग ऑफिसर्स, ये अलग अलग हैं सभी। ठीक है ना, ये सारे के सारे किरदार हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए, माइनर कैरेक्टर्स भी आपको इसमें बता दिया। तो इनको आपको समझते हुए चलना है, पर्सन्स को देखते हुए चलना है, प्लेसेस को देखते हुए चलना है। तो इनको आप अच्छी तरह से देखते हुए स्टडी करेंगे। उसके बाद में, ठीक है ना, जो मैंने आपको ये बताया पर्सन्स एंड प्लेसेस आपको बता चुका हूँ मैं। अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे इसकी कहानी की तरफ, इसकी स्टोरी की तरफ। जो इसकी स्टोरी है उस स्टोरी की तरफ हम मूव करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या है, जो ये कहानी है ये किस बारे में इसकी स्टोरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट, इसमें मैंने आपको बताया जॉन बार्थविक हैं, मिसेस बार्थविक हैं और जैक बार्थविक हैं, रोपर हैं, मिसेस जॉन्स हैं, मार्लो हैं, व्हीलर हैं, जॉन्स हैं, मिसेस सैडन हैं, स्नो हैं। तो ये सभी के सभी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर दी कैरेक्टर्स हेयर। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं आई होप कि समझ में आ गए होंगे। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों इसके बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी। जो ये प्ले है आपका द सिल्वर बॉक्स, इसकी स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे। ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक ऐसा प्ले है जो कि 3 एक्ट्स में बटा हुआ है। जो ये प्ले है इसके कैरेक्टर्स से मैं आपको रूबरू करा ही चुका हूँ कि इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। और जो स्टार्टिंग है प्ले की, जिसको हम कहेंगे कि जो स्टार्टिंग का सीन है प्ले का, वो कहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई देता है। ये डाइनिंग रूम है जॉन बार्थविक का। ठीक है, कहाँ पर? डाइनिंग रूम है जॉन बार्थविक का, जो कि एक लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पर दिखाई पड़ता है। जैक बार्थविक जो है उनके बेटे हैं और जैक बार्थविक जो है वो घर लौट रहा है। और किस तरह से रात का समय है, जैक बार्थविक ने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है। और जैक बार्थविक के पास, जैक बार्थविक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जॉन बार्थविक का बेटा जो है जैक बार्थविक है। और जैक बार्थविक के पास में क्या है, एक औरत का पर्स है। ठीक है ना, औरत का, एक लेडी का पर्स है। और वहीं पर हमें ये दिखाई पड़ता है कि जब वो लड़खड़ा रहा था और शराब के नशे में चूर था, तो उस समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है जॉन्स, जिसको हम कहानी में मिस्टर जॉन्स के नाम से जानते हैं। तो जॉन्स नाम का यहाँ पर हमें कैरेक्टर, ये किरदार हमें देखने को मिलता है। जॉन्स क्या करता है? जॉन्स जैक की मदद करता है। जॉन्स जो है वो जैक की मदद करता है। और किस चीज़ के लिए मदद करता है? उसको उसका दरवाज़ा खोलने के लिए। अब जब वो मदद करता है तो जो जैक है, जैक उसको अंदर ही बुला लेता है कि वो अंदर ही आ जाए। अब जैक और जॉन्स जो हैं दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब जबकि जॉन्स जो है वो जैक का परिचित नहीं है। उस बीच में जो जैक है, जैक जॉन्स को शराब ऑफर करता है, वाइन ऑफर करता है। और उस समय जो ये जॉन्स है, जॉन्स जैक को बताता है कि मेरी जो वाइफ है वो भी यहीं काम करती है, वो इस बात को बताता है। और दोस्तों यहाँ पर ही एक इंसिडेंट हैपन होता है, एक घटना घटती है। और घटना क्या घटती है? जैक जब सोफे पर लेटा हुआ था तो उसका जो पर्स होता है, ठीक है ना, वो पर्स जो है वो जॉन्स ले लेता है। ठीक है ना, पर्स जॉन्स ले लेता है। और इसके साथ साथ जो एक सिल्वर बॉक्स होता है जो कि सिगरेट बॉक्स है, वो अब ले लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अब दृश्य में परिवर्तन होता है दोस्तों। जो जैक है जब वो सुबह को उठता है और उस समय मिसेस जॉन्स जो हैं वो कमरे की सफाई कर रही होती हैं। तो मिसेस जॉन घर की नौकरानी व्हीलर से बात करती हैं। मिसेस जॉन भी काम करती हैं यहाँ पर और व्हीलर भी काम करती है। तो मिसेस जॉन जो है वो व्हीलर से बात करती हैं और जो कि घर की हाउसमेट है व्हीलर, उससे बात करती हैं। और जो कि मार्लो जो है मैन सर्वेंट है, उसको बताती हैं मिसेस जॉन अपने हस्बैंड के बारे में कि वो बिल्कुल आजकल उसके पास कोई काम नहीं है और काम ना होने की वजह से वो शराब ज़्यादा पीता है।
वो ड्रिंक करता है काम ना होने की वजह से, वो ये बात बताती हैं। और वो ये कहती कि वो ड्रिंक जब करता है तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाता है। अब ये बात वो जो किसको बताती हैं, ये बात वो बताती हैं व्हीलर को बताती हैं और मार्लो को बताती हैं। और इसी बीच में मार्लो जो है ये नोटिस करता है कि जो सिगरेट बॉक्स है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और किसका सिगरेट बॉक्स मिसिंग है? जो जैक का सिगरेट बॉक्स होता है, जैक बार्थविक का सिगरेट बॉक्स, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। जैक बार्थविक जो कि जॉन बार्थविक का बेटा है, उसका सिगरेट बॉक्स कहीं मिस हो जाता है, वो इस बात को नोटिस करता है। अब इसी बीच में जॉन बार्थविक और जो उनकी पत्नी होती हैं वो पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उनको इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो चौकन्ने भी हो जाते हैं इस बात को लेकर कि किस प्रकार से आजकल जो ये लेबर क्लास है, जो ये छोटी क्लास है, इसके लोग भी इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। और उनको धक्का तब पहुंचता है जब उनको पता चलता है, जब वो एक न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक लेबर कैंडिडेट जो है उसने इलेक्शन को जीत लिया है। और इसके साथ साथ इसी बीच में एक अननोन लेडी यहां पर दिखाई पड़ती है। वो ये वही लेडी है जिसका पर्स जो था जैक ने ले लिया था। आप समझ रहे हैं ना, जैक ने पर्स ले लिया था उस लेडी का, शराब के नशे में जैक ने पर्स ले लिया था और जैक वो पर्स ले आया था, वो पर्स वहां पे गिर गया, उसको जो है जॉन्स ने ले लिया था। अब वो अपना पर्स वापस चाहती है क्योंकि उसको रेंट पे करना है। अब जैक देखता है कि उसके पास तो कोई पर्स है ही नहीं और वो मना कर देता है कि मेरे पास पर्स है ही नहीं। और जो बार्थविक है वो उसको कुछ पैसा दे देते हैं और वो उससे कहते हैं कि मतलब मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। और इवन जो मार्लो बार्थविक को ये भी बताते हैं कि जो सिगरेट बॉक्स है वो भी गायब है। अब यहाँ पर जो सस्पेक्ट उठता है दोस्तों, वो उठता है मिसेस जॉन्स पर, क्योंकि मिसेस जॉन्स अपने घर की जो कंडीशन है उसके बारे में रोती रहती हैं, उसके बारे में बात करती रहती हैं। तो पैथेटिक सिचुएशन के बारे में जैसे वो बात करती थी तो शक तो उस पर ही जाएगा। जनरली होता भी यही है कि उन लोगों पर हम शक कर लेते हैं जो बेचारे जो है अपनी परिस्थितियों को बताते हैं, हम ये नहीं देखते कि उनके साथ क्या है, वो कैसे हैं। तो अब इसी बीच में जो बार्थविक हैं वो मिसेस जॉन से बात करते हैं, उस चीज़ को लेकर इंटरोगेट करते हैं, उस चीज़ के बारे में, उनकी जो घर की समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। और वो ये बातें उससे इस वजह से पूछ रहे होते हैं ताकि वो सिगरेट बॉक्स के बारे में एक्चुअली जान सकें कि सिगरेट बॉक्स को लेकर जो बातें हैं। अब जो जॉन्स जो है वो अपनी वाइफ से कंप्लेन करता है। ठीक है, जॉन्स अपनी वाइफ से कंप्लेन करता है बहुत सारी, क्योंकि जॉन्स को तो हमेशा शिकायतें रहती हैं दोस्तों अपनी पत्नी से। जॉन्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ड्रंकर्ड है, अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा पीटता है। तो इसके साथ साथ वो पैसे की डिमांड भी जॉन्स जो है अपनी वाइफ से करता है, लेकिन वो ये कहती है कि मुझे रेंट भी चुकाना है, मुझे रेंट चुकाना है। अब इसी बीच में बात आ जाती है कि जो मिसेस जॉन्स है वो उस बारे में बताती हैं कि उनको चिंता हो रही है कि उन पर आरोप लगा हुआ है, मिसेस जॉन्स के ऊपर किस चीज़ का आरोप लगा हुआ है, सिगरेट बॉक्स को लेने का आरोप लगा हुआ है। और वो साफ साफ कहती हैं जॉन्स से कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं बुरी हो सकती हूँ लेकिन मैं एक चोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो इस बात को जॉन्स को बताती हैं, लेकिन जॉन्स जो है वो चाहकर भी अब अपनी बात जो है वो अपनी पत्नी को नहीं बता रहा है कि उसने ये कांड किया है। अब रॉबर्ट स्नो जो कि एक डिटेक्टिव हैं, उनकी एंट्री होती है इस नाटक में और वो किस चीज़ की तलाश में आए हैं, सिगरेट बॉक्स की तलाश में। रॉबर्ट स्नो यहाँ पर आते हैं, जो सिगरेट बॉक्स की वो तलाश करते हैं और उनको लगता है कि मिसेस जॉन्स जो है उन्होंने इसको जो है चुराया है। और इसके साथ वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, मिसेस जॉन्स को। इसी बीच में जॉन्स देखता है भाई मेरी पत्नी को अरेस्ट किया जा रहा है, तो भाई पति कैसा भी सही, लेकिन वो अपनी पत्नी के लिए एक स्टैंड लेता है। और स्टैंड क्या लेता है, स्टैंड इतना अच्छा लेता है कि वो पुलिस वाले पर ही जो है एक तरह से हाथ उठा देता है, जो जॉन्स है।
और ये भी कह देता है कि वो जो बॉक्स है वो मैंने लिया है। अब इसी बीच में इसरो जो है, इसरो एक रिपोर्ट पेश करता है कि जॉन्स ने ही जो है, जो जॉन्स है, जॉन्स ये कहता है कि मैंने ये पर्स लिया है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए मेरी सिचुएशन ने मजबूर किया। मैंने कर ली थी, मैं ड्रंकर्ड हो गया था और उस समय करते हुए कंडीशन में मैंने वो पर्स ले लिया। मैंने वो पर्स ले लिया था जो कि, और इसके साथ साथ वो इस बारे में भी बताता है कि वो जो कंडीशन हुई उसके साथ वो तब हुई जब ऐसा हुआ और जब जैक ने उसको फोर्स किया। अब इसी बीच के बाद जब बार्थविक के पास ये बात जाती है, जॉन बार्थविक जो कि घर के लीडर हैं, मेन वो हैं, तो सीनियर बार्थविक जिसको हम कहेंगे, अब बार्थविक को लगता है कि अगर जो ये बात बाहर गई तो भाई उनकी जो एमपी वाली जो पोस्ट है, उनकी जो पोजीशन है, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है और उस पोजीशन को तो उनको बना के चलना है, उस पोजीशन को तो उनको कंटिन्यू करना है। तो अब क्या करें? अब लेकिन जो केस था वो तो चलना था, तो और केस वैसे भी इसरो ने जो था वो आगे ले चुके थे। अब कोर्ट में वो केस जा रहा था। अब जब कोर्ट में ये बात होती है कि मिसेस जॉन्स जो है, मिसेस जॉन्स ये बात कहती हैं कोर्ट में कि मुझे तो इस बात को जानकर बड़ा आश्चर्य है, मैं तो बहुत शॉक्ड हूं कि ये जो बॉक्स है, जो सिल्वर बॉक्स है, ये किसने चुराया? ये मेरे हस्बैंड ने चुराया। और इसी बीच में जो जॉन्स हैं, जॉन्स ये कहते हैं कि मैंने तो जैक की मदद की थी गेट को खोलने के लिए, और उस समय जैक ने मुझे ये कहा था कि तुम बहुत एक समाज सेवा के रूप में लगते हो, समाज सेवी लगते हो, और जैक ने मुझसे ये भी कहा था कि जो तुम चाहो वो ले सकते हो। तो मैंने तो इसी वजह से ये बॉक्स जो है ये चूज कर लिया। और इसी बीच में लेकिन उस पर जो आरोप है वो लग जाता है कि उसने चोरी तो की है, और जब चोरी की है तो उसको सजा भी मिलेगी। और सजा में क्या दिया जाता है? उसको 1 मंथ की जो है एक सजा दी जाती है। लेकिन और जब वो 1 महीने बाद छूटता है, पहले तो स्टार्टिंग में ही वो क्रिटिसाइज करता है सिचुएशन को कि सब चीज गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। और जब वो छूटता है तो तेजी से चिल्लाता हुआ कहता है, जैक पर चिल्लाता हुआ कहता है कि उसने उसकी जिंदगी को खराब कर दिया और उसने कानूनी दांवपेच में उसकी जिंदगी उलझा दी, और कानून जो है केवल और केवल उस जैसे गरीब व्यक्तियों के लिए है, और कानून उनके लिए नहीं है जो अमीर लोग होते हैं, क्योंकि वो तो कानून के खरीदार होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक मैसेज के साथ, एक डीप और सीरियस मैसेज के साथ इस कॉमेडी का इसका अंत होता है, जो कि थी द सिल्वर बॉक्स। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एग्जाम में इसी बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह समझते चलें। फिर नेक्स्ट स्टोरी कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपको फ्रूटफुल लगी होगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसके साथ साथ इसमें कमेंट भी मुझे करके बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।